ऑनलाइन गैंगस्टर्स, ऑनलाइन माफिया को हम बहुत फ्रीक्वेंटली देखते हैं। गैरी मेरे को रोस्ट किया था। बस बेशक फिर वो इंस्टाग्राम पे हो, यूट्यूब पे हो या कहीं और। वो अपनी गुंडागर्दी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स तक ही लिमिटेड रखते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा वो लोग फिजिकली एक दूसरे को मिलकर वहाँ पे पहुँचकर उनको डरा धमका सकते हैं। तो भाई सबसे पहले तो सभी को राम राम। दोनों भाई मेरे छोटे हैं, दोनों बैठे हैं यहाँ पे। इनका जो भी मैटर था हो गया है। लेकिन आज से करीब 50 इयर्स पहले एक इंसान था जो कोई छोटा मोटा गैंगस्टर नहीं था या फिर कोई वो माफिया का पार्ट भी नहीं था। ही वॉज द माफिया हिमसेल्फ। उसको लोग किंग ऑफ माफिया के नाम से जानते थे। ही वॉज द वन जिसकी लाइफ पे एक पूरी हॉलीवुड फिल्म बना सकते थे। उसके पीछे कंट्रीज, उसके पीछे पुलिस पड़ी थी, जेल एस्केप्स, पुलिस चेजेस, ये सब जो सीधे एक हॉलीवुड फिल्म से निकलता है, वो सारी चीज़ें उसकी लाइफ में हुई थी। और ये सब उसके लिए बहुत ही ज़्यादा कैजुअल था। एस्कोबार, पाब्लो एस्कोबार, नाम तो सुना ही होगा। फ्लाइट 203 हर रोज़ की तरह एक अपनी नॉर्मल टेक ऑफ करती है। और 13,000 फीट के एल्टीट्यूड पर सब कुछ नॉर्मल जा रहा था कि तभी प्लेन हवा में फट जाता है। और इसी टाइम पर 3 लोग नीचे फार्म में अपना खेती कर रहे हैं और वो सब ये होते हुए देख रहे हैं। और ये सिर्फ एक ही इंसान का काम था, पाब्लो एस्कोबार। हम अक्सर काफ़ी सीरीज़ और मूवीज़ में देखते हैं कि कैसे पावरफुल लोग अपने पुलिस को, गवर्नमेंट को और अथॉरिटीज़ को अपनी जेब के अंदर रखते हैं। ये चीज़ जो थी वो पाब्लो एस्कोबार रियल लाइफ में करता था। अपनी टीनेज से ही पाब्लो एस्कोबार काफ़ी ज़्यादा क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व था। वेपन्स की ट्रेडिंग उसका एक मेन बिजनेस था। बट पुलिस के चक्कर में उसको वो अपना बिजनेस बंद करना पड़ा। पाब्लो को एक सोर्स, एक इंटेल मिली थी यूएस की मार्केट से कि यूएस के अंदर ड्रग्स की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। बट इसमें एक प्रॉब्लम थी, क्योंकि यूएस जैसी एक स्ट्रिक्ट कंट्री जहाँ पर ड्रग सप्लाई करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था, उसके लिए पाब्लो को काफ़ी ज़्यादा लूप होल्स ढूंढने पड़े। उसने कुछ लोगों के साथ मिलकर कुछ स्क्रैप्स इकट्ठा कर कर एक पूरा ही प्लेन बना दिया और उसको एक टेक ऑफ देने के लिए, एक स्मूथ लैंडिंग करवाने के लिए एक एयर स्ट्रिप भी बनवाई। अथॉरिटीज़ से बचने के लिए पाब्लो एस्कोबार ने काफ़ी ज़्यादा लूप होल्स ट्राई करे ड्रग्स की स्मगलिंग करने के लिए। जैसे कि उसने प्लेन के टायर्स के अंदर बहुत सारे ड्रग्स को स्मगल करा। फिशेस के पेट के अंदर भी उसने काफ़ी सारे पैकेट्स रखे जिसके अंदर ड्रग्स थे। वो इस हद तक चला गया जब तक उसने बच्चों के पेटों में, इंसानों के पेटों में भी ड्रग्स के पैकेट्स रखे ताकि वो उनको आराम से बिना किसी दिक्कत के स्मगल करे। और ऐसे ही देखते देखते उसका बिजनेस इतना ज़्यादा एक्सपैंड करने लग गया कि वो खुद की सबमरीन्स खरीदने लग गया। और उसने इतना ज़्यादा अपना बिजनेस एक्सपैंड कर रखा था कि वो दिन के 400 करोड़ रुपए कमा रहा था। 400 करोड़ रुपए बाय जस्ट सप्लाइंग 15 टन्स ऑफ ड्रग्स डेली। प्लाटा ओ प्लोमो एक टर्म था जो पाब्लो एस्कोबार ने ही बनाया था, जिसका सीधे तौर पर यह मतलब है कि अगर तुम मेरे साथ जुड़ जाओ तो मैं तुम्हारी पूरी लाइफ सेट कर दूंगा, और अगर तुम मेरे अगेंस्ट हो जाओ तो मैं तुम्हारी पूरी फैमिली को ख़त्म कर दूंगा। यही सबसे बड़ा रीज़न था कि सारे ऑफिशियल्स और सारी पुलिस अथॉरिटीज़, सारे के सारे लोग
पाब्लो एस्कोबार की जेब में थे। पॉलिटिकल पावर गेन करने के लिए पाब्लो ने काफ़ी ज़्यादा चर्चेस, प्लेग्राउंड्स, फुटबॉल ग्राउंड्स और काफ़ी ऐसी चीज़ें बनाई जो पब्लिक को प्लीज़ करती हैं, जो पब्लिक के काम आती है। इससे पाब्लो को एक पॉलिटिकली सिक्योर और डोमिनेंट पोजीशन मिलती रहती थी, क्योंकि अगर तुम्हारे पीछे लोगों का सपोर्ट है तो तुम्हारे खिलाफ कोई भी आवाज़ नहीं उठा सकता। 1984 में बट एक ट्विस्ट आता है। रॉड्रिगो लारा बोनेला, कोलंबिया के एक जस्टिस मिनिस्टर को पाब्लो एस्कोबार के खिलाफ काफ़ी ज़्यादा एलिगेशंस लगाने का मौका मिलता है और वो इस मौके को जाने नहीं देता। वो पाब्लो एस्कोबार के खिलाफ काफ़ी ज़्यादा एलिगेशंस लगाता है, जैसे कि वो ड्रग्स की डीलिंग करता है, इलीगल बिजनेसेस करता है। और इन एलिगेशंस को जब पाब्लो एस्कोबार पर लगाया गया तो पाब्लो एस्कोबार काफ़ी ज़्यादा ह्यूमिलिएट हो गया और उसने रिज़ाइन करना सही समझा। और अभी तक जितनी भी मैंने तुम्हें स्टोरी बताई है पाब्लो एस्कोबार की, तुम्हें उसका कैरेक्टर समझ आ ही गया होगा। पाब्लो एस्कोबार उनमें से नहीं है जो हार मान जाए और अपने हाथ पर हाथ रख के बैठ जाए। 3 महीने के अंदर जैसे ही रॉड्रिगो बोनेला ने अपनी स्टेटमेंट पास करी थी गवर्नमेंट के अंदर, पाब्लो एस्कोबार ने एक प्लान बनाकर रॉड्रिगो बोनेला को मरवा दिया था। और अब पाब्लो एस्कोबार ने सारी लिमिट्स क्रॉस कर दी थी और वो दुनिया का अब सबसे पहला नार्को टेररिस्ट बन गया था। लुइस गैलन, एक और गवर्नमेंट ऑफिशियल, ने जब 1989 में पाब्लो को अमेरिका को हैंड ओवर करने की बात करी थी, तब पाब्लो ने लुई पर 2 अटेम्प्ट्स करे थे टू असैसिनेट हिम, टू मर्डर हिम, जिसमें से पहले में तो जैसे तैसे लुई बच गया था, बट सेकेंड अटेम्प्ट के अंदर लुई भी मारा गया। पाब्लो एस्कोबार ने अपने साथ काफ़ी ज़्यादा स्नाइपर्स रखे थे जिनको वो सिकारियोस कहता था। वो काफ़ी ज़्यादा वेल नोन रिप्यूटेड ऑफिसर्स को, पुलिस ऑफिसर्स को असैसिनेट करवा देता था बाय द सिकारियोस। पाब्लो ने इस क्लीनिंग प्रोसेस में काफ़ी बॉम्बिंग्स करवाई, काफ़ी इनोसेंट लाइव्स और काफ़ी केओस मचाया। और अब लोग आइकॉनिक टेररिस्ट पाब्लो एस्कोबार से डरने लगे और पाब्लो का दबदबा अपने पीक पर था। अब पाब्लो का नशा था लोगों को मारना, उनको दर्द पहुंचाना और उनको ये बताना कि पाब्लो एस्कोबार को कितनी ज़्यादा शांति, कितनी ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलती है लोगों को दर्द पहुंचा के। एलिजेडली M19 एक जो टेररिस्ट ग्रुप था, उनको पाब्लो एस्कोबार से फंडिंग मिलती रहती थी और पाब्लो एस्कोबार ने M19 से कोलंबियन गवर्नमेंट यानी कोलंबियन पार्लियामेंट पर अटैक भी करवाया था, जिसमें काफ़ी लोगों की जान भी चली गई थी जस्ट बिकॉज पाब्लो एस्कोबार को अपनी प्रेजेंस बना कर रखनी थी। अब पाब्लो एस्कोबार अकेले ही पूरी एक कंट्री से भी बहुत बड़ा हो चुका था। एक टीनेजर जिसने पूरी दुनिया को अपने हाथों में करने की सोची थी, वो अब दुनिया का वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन बन चुका था। बट तुम एक लिमिट तक ही ग्लोबली स्केल कर सकते हो, उसके बाद काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट डायनामिक्स हो जाती हैं ग्लोबल लेवल पर। और पाब्लो का सबसे बड़ा दुश्मन था अमेरिका। अमेरिका और कोलंबिया के बीच में एक एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी थी, जिससे पाब्लो एस्कोबार को डर लगता था कि कहीं उसको हमेशा के लिए अमेरिका की जेलों में सड़ना ना पड़े। और इसीलिए पाब्लो एस्कोबार ने 1991 में पब्लिकली सरेंडर कर दिया था। सबको लगने लगा कि पाब्लो एस्कोबार ऐसा क्यों करेगा भला, बट पाब्लो हमेशा से आगे की सोचता था। पाब्लो ने 2 कंडीशंस रखी। सबसे पहली कंडीशन थी कि वो एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी को कैंसिल कर दिया जाए और दूसरी कंडीशन ये थी कि पाब्लो एस्कोबार अपना जेल, अपना प्रिजन खुद ही बनाएगा। सरप्राइजिंगली उसकी दोनों कंडीशंस फुलफिल हो गई। एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी भी कैंसिल होगी और पाब्लो एस्कोबार ने खुद का एक जेल बनाया, सो कॉल्ड जेल बनाया उसने। एल कैथेड्रल के नाम से जाना जाता है। ये एक 5 स्टार लग्जूरियस विला की तरह था। इस सो कॉल्ड प्रिजन में सारी एमिनिटीज़ थी जो तुम इमेजिन भी नहीं कर सकते ना, वो सब था इस प्रिजन के अंदर। पाब्लो एस्कोबार ने खुद के सिकारियोज रखे थे उस प्रिजन में। जेल के अंदर से भी पाब्लो एस्कोबार क्राइम करता रहा और उस पर कोई भी लिमिट नहीं थी। अमेरिकन ड्रग इन्फोर्समेंट एजेंसी यानी ADEA
ने जब पाब्लो एस्कोबार को अरेस्ट किया और 2 पुलिस ऑफिसर्स भेजे, तब पाब्लो एस्कोबार उनको चकमा देकर वहाँ से उनको चेज कर भाग गया। यहाँ से शुरू होती है चेज गेम पाब्लो एस्कोबार की। 1 साल लगातार चेज करने के बाद 2 दिसंबर 1993 को पाब्लो एस्कोबार वॉज शॉट डेड। और ये कोलंबियन ट्रूप्स का काम था। बट पाब्लो को जितना लोग जानते हैं वो कहते हैं कि पाब्लो एस्कोबार ने खुद को ही शूट कर लिया था। मैं अभी तक इमेजिन ही नहीं कर पा रहा हूँ कि सच में ये एक स्टोरी है जो रियल लाइफ पे बेस्ड है। ये एक ट्रू स्टोरी है। ऐसी स्टोरी सिर्फ OTT प्लेटफॉर्म्स पर ही देखने को मिलती है। मैं पाब्लो की स्टोरी देखकर थोड़ा सा कंफ्यूज तो हूँ, बट मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे क्लैरिफिकेशन दो या तुम अपना ओपिनियन मुझे बताओ कमेंट्स में कि पाब्लो ने खुद को मारा होगा या फिर वो कोलंबियन ट्रूप्स के सामने उसने सरेंडर कर दिया होगा। तुम्हारा क्या सोचना है तुम मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। टिल देन, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।